Hi student, this is lecture 4 part 3 for biomembrane. So in this we have to discuss about active transporters. One of the type of active transporter is P-type ATPases. These P-type ATPases are a family of active transporters which are phosphorylated, so a conformational changes occur in the structure to aid the transport of the cations. तो ये पी टाइप एटीपेजेस ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो कैटायंस की ट्रांसपोर्टेशन में अक्रॉस द मेम्ब्रेन हेल्प करते हैं। ये फॉस्फोरिलेट पी शो करता है फास्फर को, ये फॉस्फोरिलेटेड होते हैं तो कन्फर्मेशनल चेंजेस आ जाती हैं ट्रांस मेम्ब्रेन में, जिसकी वजह से कैटायन ट्रांसफर हो सकते हैं। दीज आर एक्टिवेटेड बाय फॉस्फोरिलेशन। तो ये जो फॉस्फेटाइन की वजह से फॉस्फोरिलेशन की जब होती है तो ये एक्टिवेट होते हैं, और जो इनकी जो इनहिबिशन होती है, जो फॉस्फेट का जो एनालॉग ये यूवेंटेट है, ये उसकी इनहिबिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये आप एग्जांपल देख सकते हैं पी टाइप एटीपेजेस में से एक एग्जांपल ये मैकेनिज्म ऑफ सार्का पंप। इसको सार्का को कैल्शियम एटीपेज भी कहते हैं। पी टाइप एटीपेज की एक टाइप है कैल्शियम एटीपेज पंप, ठीक है। तो ये उसकी एग्जांपल है जिसमें मैकेनिज्म सार्का पंप का मतलब ये है एस ई स्टैंड फॉर सार्कोप्लाज्मिक सार्कोप्लाज्म स्लेश इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कि मसल सेल्स के अंदर ये कैल्शियम एटीपेज पंप पाए जाते हैं। तो मसल सेल्स के अंदर जो स्पेशल किस्म की जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है, कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सी स्टैंड फॉर कैल्शियम, तो इसलिए सार्का पंप को कैल्शियम एटीपेज पंप भी कहा जाता है। तो इस एग्जांपल में हम ये देखते हैं कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ द सार्का पंप। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये आपको ये जो सार्का पंप है, जो कैल्शियम एटीपेज पंप है, इसका आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है कि ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये इस साइड पे ल्यूमेन साइड है, मसल सेल्स की बात हो रही है, और ये साइड साइटोप्लाज्म है। सबसे पहले हम इस डोमेन की बात करते हैं कि ये जो आपको एम डोमेन नजर आ रही है, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन, कि ये मेम्ब्रेन के दरमियान ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन पाई जाती है। उसके साथ साथ ये जो एन डोमेन, चार डोमेन पाई जाती हैं इस कैल्शियम एटीपेज पंप में। एम डोमेन जो मेन ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन कहलाई जाती है, एन डोमेन। एन डोमेन इसलिए इसको कहते हैं कि इसके साथ एटीपी की न्यूक्लियोटाइड आके अटैच करती है। तो एटीपी की जो न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड का जो पहला अल्फाबेट है वो एन है, तो इसलिए इसको एन डोमेन कहते हैं कि इसके साथ एटीपी की न्यूक्लियोटाइड आके अटैच करती है। एंड दिस इज द पी डोमेन। पी डोमेन इसलिए कहते हैं कि जब न्यूक्लियोटाइड की जो एटीपी जो एटीपी होती है वो हाइड्रोलाइज होती है, तो पी डोमेन जो फास्फेट आयन है, जो फास उसको रिसीव करता है। जबकि जो ए डोमेन है, ये पी और एन डोमेन में जो कन्फर्मेशनल चेंजेस को कंट्रोल करती है। तो ये इसकी चार डिफरेंट डोमेन्स पाई जाती हैं। अब हम इसका प्रॉपर मैकेनिज्म देखते हैं कि ये ई वन स्टेट है इस सर कैल्शियम एटीपेज पंप डोमेन की। जो ई वन स्टेट में क्या, अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो दिस जहाँ पे ई वन लिखा हुआ है, दिस इज द सार्कोप्लाज्मिक ल्यूमेन साइट की जो मसल सेल्स है, उसके जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके जो क्या है मसल सेल्स, उसके जो है ल्यूमेन साइड है। और ये दिस इज द साइटोप्लाज्म ऑफ द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो मसल सेल्स के। तो यहाँ पे अगर हम ई वन स्टेटमेंट देखते हैं तो ये जो एम डोमेन है दैट इज ओपन टुवर्ड्स साइटोप्लाज्म साइड। ये ओपन है साइटोप्लाज्म की साइड के साथ, ठीक है। और ये जो एम डोमेन है, यहाँ पे दो कैल्शियम आयन बाइंड कर सकते हैं और एन डोमेन के साथ एटीपी बाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है कि कैल्शियम ये वन में देखते हैं तो हम क्या होता है कि कैल्शियम एंड एटीपी बाइंड एन डोमेन मूव्स के कैल्शियम कैल्शियम के दो मॉलिक्यूल बाइंड करते हैं इनसाइड ऑफ द एम डोमेन, एंड एटीपी विल बाइंड विद एन डोमेन। तो जैसे एटीपी एन डोमेन के साथ बाइंड करती है, तो ये जो एन डोमेन क्या करती है, मूव करती है। जब मूव करती है तो ये जो पैसेज है ये क्लोज हो जाता है, इसके साथ अटैचमेंट हो जाती है। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में अब जैसे ये क्लोज हो जाता है तो ओवरऑल ये जो
ए डोमेन है, ये ए डोमेन भी कैल्शियम की बाइंडिंग के बाद इसको क्लोज कर देती, तो फर्दर कोई और कैल्शियम आयन यहाँ से मूव नहीं कर सकते। आप इस स्टेट में देखते हैं तो यहाँ पे ये जो पैसेज है कैल्शियम की एंट्री का, ये क्लोज्ड हो चुका है। तो इस स्टेज में उसके बाद क्या होता है कि फास्फोराइल ग्रुप जैसे ही एटीपी एन डोमेन के साथ बाइंड कर जाती है, तो जो फास्फोराइल ग्रुप है, वो जो फास्फोराइल ग्रुप ट्रांसफर टू sp351 इन पी डोमेन, जो फास्फेट आयन है वो ट्रांसफर हो जाता है जैसे ही एटीपी की हाइड्रोलाइसिस होती है किसमें, एडीपी में और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, तो जो फास्फोराइल ग्रुप है वो ट्रांसफर हो जाता है इस पी डोमेन, ये जो आपको ऑरेंज डोमेन नजर आ रही है, पी डोमेन के साथ वो अटैच हो जाता है। इस स्टेट को क्या कहते हैं, E1P। फर्दर इन फर्दर क्या होता है कि फास्फोराइल फास्फोराइलेशन लीड टू कन्फर्मेशनल चेंजेस रिलीजिंग कैल्शियम टू द ल्यूमेन। जैसे ही फास्फोराइलेशन होती है, जब फॉस्फेट आयन यहाँ पे अटैच हो जाता है, तो इसकी वजह से कन्फर्मेशनल चेंजेस आती हैं। कन्फर्मेशनल चेंजेस अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ल्यूमिन, दिस इज द ल्यूमिन साइड, ये ल्यूमिन साइड है, तो इस ल्यूमिन साइड पे जो ये जो चैनल है ये ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से जो कैल्शियम आयन अटैच थे ट्रांसमेम्ब्रेन के अंदर इन साइड आ चुके थे, वो एग्जिट हो जाते हैं, वो रिलीज हो जाते हैं टुवर्ड्स द ल्यूमिन साइड। तो ये कन्फर्मेशनल चेंजेस की वजह से जो कैल्शियम आयन यहाँ पे E1 स्टेट में साइटोप्लाज्म वाली साइड पे मौजूद थे, तो E2P स्टेट में क्या होते हैं, वो रिलीज हो जाते हैं टुवर्ड्स ल्यूमिन साइड ऑफ द मसल सेल्स। ठीक है, जब ये रिलीज हो जाते हैं तो फर्दर क्या होता है, फर्दर उसमें कन्फर्मेशन चेंजेस में क्या होता है कि ए डोमेन मूव्स काजिंग रिलीज ऑफ एडीपी, ये जो ए डोमेन है ये मूव करती है, जिसकी वजह से एडीपी वहां से रिलीज हो जाता है। देन नेक्स्ट क्या होता है कि पी डोमेन बिकम डीफॉस्फोराइलेटेड, कि जो पी डोमेन होती है उससे फॉस्फेट आयन भी रिमूव हो जाता है, वो डीफॉस्फोराइलेटेड हो जाती है। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ए डोमेन रीसेट, जैसे ही फॉस्फोरिलेटेड डीफॉस्फोरिलेशन हो जाती है, एटीपी रिमूव हो जाता है, तो ए डोमेन जो होती है वो अपने रेस्ट में ओरिजिनल कंडीशन में कन्वर्ट हो जाती है, और इस स्टेट को क्या कहते हैं, E2 स्टेट। अब इस E2 स्टेट में क्या है कि ये जो ओवरऑल जो नॉर्मल उसकी जो कंफर्मेशनल है E2 स्टेट की, के वो वापस हो जाती है, एंड उसके बाद नेक्स्ट टाइप में फिर वही साइकिल रीस्टार्ट हो जाता है कि पी एम एन डोमेन रीसेट टू E1 कंफर्मेशन। ये दोनों जो डोमेन है, पी डोमेन और एम डोमेन, दिस इज द पी डोमेन और एम डोमेन, दोनों रीसेट हो जाते हैं और अपनी ओरिजिनल कंफर्मेशन में आ जाते हैं। इस तरह कैल्शियम की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कैल्शियम एटीपेज पंप से ट्रांसफर होती रहती है टू फॉर रिस्टोरेशन ऑफ डिफरेंट फंक्शन ऑफ द मसल सेल्स। पी टाइप के बाद वी टाइप एटीपेजेज हैं। These are also called as ATP driven proton pump। ये ATP driven proton pump कहा जाता है इन्हें। These are responsible for acidifying intracellular compartments such as vacuoles, lysosome, endosomes और Golgi complex। तो ये रिस्पॉन्सिबल है जो इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट है वहां को एसिडिफाइंग करने के लिए, और इसी इनको इसलिए वी टाइप एटीपीएस कहा जाता है बिकॉज दीज आर प्रेजेंट इन वैक्यूल्स और वैक्यूलर रीजन्स। It maintain vacuoles of fungi and higher plants at pH between 3 and 6 below the systolic pH 7 cytosolic pH 7.5। तो ये जो V टाइप एटीपेजेस पंपिंग ये एसिडिफिकेशन में हेल्प करते हैं, ये उसकी जो पीएच है उसको एसिडिक पीएच या हायर पीएच में, इसको हायर प्लांट्स में उसकी जो पीएच है उसको एसिडिक पीएच में मेंटेन करते हैं। अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो देयर टू डोमेन्स, one have integral domains, one side is integral domains that serve as a protein channel। जो integral domain होती है जो इनसाइड पाई जाती है वो प्रोटीन चैनल के तौर पे काम करती है, और जो पेरिफेरी पे डोमेन पाई जाती है दैट इज कॉल्ड एज पेरिफेरल डोमेन, दैट इज अ एटीपी बाइंडिंग साइट एंड एटीपेज एक्टिविटी। जो पेरिफेरल डोमेन है वहाँ पे एटीपी बाइंड होने की साइट पाई जाती है जो एटीपेज एक्टिविटी में उसकी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है थ्रू द थ्रू द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी। नेक्स्ट इज एफ टाइप एटीपेजेस।
Transporter which catalyze uphill transports of protons driven by ATP hydrolysis. ये वो ट्रांसपोर्टर्स हैं जो कैटालाइज करते हैं अप हिल ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटॉन्स की, जो ट्रांसपोर्ट करते हैं अप हिल अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और ये जो अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो प्रोटॉन्स की जो मूवमेंट है उसको भी एफ टाइप एटीपीएस पंप में जो ड्राइव करता है वो हेल्प करती है थ्रू एटीपी हाइड्रोलाइसिस। इसका स्ट्रक्चर में भी सेम उसी तरह वी टाइप एटीपीएस की तरह इसका स्ट्रक्चर है कि इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स प्रोवाइड पाथवे द प्रोटॉन अक्रॉस मेम्ब्रेन। जो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है वो पाथवे प्रोवाइड करती है मेम्ब्रेन की तरफ। एंड पेरिफेरल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स uses energy of ATP to transport protein against the concentration gradient। तो जो पेरिफेरल प्रोटीन का जो पार्ट है वो एटीपी को एनर्जी को यूज करते हुए जो प्रोटॉन है उनको अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वो ट्रांसपोर्ट करने में रोल प्ले करता है। इट कैन कैटेलाइज द रिएक्शन इन बोथ डायरेक्शन। हाँ, एफ टाइप डिपेजेस की जो सबसे डिफरेंट और डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये रिएक्शन को दोनों डायरेक्शन में कैटेलाइज कर सकते हैं। सो व्हेन दिस व्हेन देयर इज अ लार्ज प्रोटॉन ग्रेडियंट reactions are reversed and ATP is synthesized। तो जब प्रोटॉन ग्रेडियंट, क्योंकि ये प्रोटॉन की मूवमेंट में ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, तो जब पहले ही when there is a large प्रोटॉन ग्रेडियंट पहले से ज्यादा है तो रिएक्शन रिवर्स हो जाता है और एटीपी बन जाती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एटीपी सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है कि जो किसी चीज को बनाना। एटीपी सिंथेसिस का मतलब ये कि जो रिस्पॉन्सिबल है एटीपी की सिंथेसिस में बनने में। It is important in ATP production in mitochondria during oxidative phosphorylation as well as in chloroplast, bacteria, and archaea. And the next type of transporter is called as ABC transporters. These transporters are basically complex protein structure that act as a ATP driven pump, generally found in cell and organelle membranes like mitochondria, plasma membrane, play a direct role in pathogen response, phytohormone response, and detoxification। हम एग्जाम्पल देख देख की बात करें एबीसी ट्रांसपोर्टर की, तो इन पिट्यूनिया फ्लावर द एबीसी ट्रांसपोर्टर्स, जो पिट्यूनिया फ्लावर है उसमें जो एबीसी ट्रांसपोर्टर का जो नाम है, जो ट्रांसपोर्टर पाया जाता है, दिस इज PHABCG1 इज इन्वॉल्व इन द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ द वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। और ये जो ट्रांसपोर्टर है पिट्यूना इज एक्सप्रेस्ड इन द पेटल्स ऑफ ओपन फ्लावर। ये ओपन फ्लावर में एक्सप्रेस्ड होता है। Volatile compounds are involved in the promotion of attraction of seed disperser and pollinator as well as in defense, signaling and protection। उसके बाद ट्रांसपोर्टर की कोर टाइप्स है दैट इज कॉल्ड एज एक्वापोरेंस। एक्वा जैसे नाम बताया जाता, एक्वा नाम से ओरिजिनेट होता है वाटर। एक्वा मीन वाटर, पोरेंस मीन के जो पोर्स वाटर की जो मूवमेंट में जो इन्वॉल्व होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज एक्वापोरेंस। अ फैमिली ऑफ दीज आर द फैमिली ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन। एक्वापोरेंस इंटीग्रल प्रोटीन की फैमिली है which was discovered by Peter Agri, provide channel for rapid movement of water molecule across plasma membrane। तो ये जो एक्वापोरिन्स हैं ये ऐसी प्रोटीन्स हैं, ऐसी इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं जो वाटर की जो मूवमेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस उसमें हेल्प करते हैं। अनलिमिटेड नंबर ऑफ वाटर molecules per second pass through these water channels। Found These aquaporins are found in all kingdoms of life, including bacteria, plants, animals. Till now, 11 aquaporins have been identified with a known localization and roles। ये एक्वापोरिन का स्ट्रक्चर है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इंटीग्रल प्रोटीन के तौर पे काम करता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये चैनल बना हुआ है, ये आउटसाइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये इनसाइड दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो चैनल है, ये जो पोर है, इसके जरिए ये एक्वापोरिन क्या करता है कि वाटर के मॉलिक्यूल को यहाँ से आउटसाइड से इनसाइड में ट्रांसफर या ट्रांसपोर्ट करता है।
हम स्ट्रक्चर की बात इन डिटेल करते हैं तो एक्वापोरल प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ बंडल ऑफ 6 ट्रांसमेम्ब्रेन अल्फा हेलिक्सेस। 6 ट्रांसमेम्ब्रेन जो अल्फा हेलिक्स पर मुश्तमिल होता है। आप अगर नीचे डायग्राम में देखते हैं तो दीज आर 1 2 3 4 5 6 ट्रांसमेम्ब्रेन। ये 6 ट्रांसमेम्ब्रेन अल्फा हेलिक्सेस पर मुश्तमिल हैं। दे आर एम्बेडेड इन द सेल मेम्ब्रेन, और ये एक्स्ट्रासेलुलर सेल मेम्ब्रेन है, ये आउटसाइड है, ये इनसाइड, और ये सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में एम्बेडेड में पाए जाते हैं। The amino and carboxyl end of face the amino and carboxyl end face the inside of the cell। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो अमाइनो टर्मिनल है और ये जो कार्बोक्सिल टर्मिनल है इन प्रोटीन्स का, ये इनसाइड द सेल उनका फेस होता है। बिटवीन द हेलिक्स आर 5 रीजन। इन 1 2 3 4 5 6 हेलिक्स के दरमियान 5 डिफरेंट रीजन्स पाए जाते हैं, विच आर डेजिनेटेड एज recognized as A to E region that loop into or out of the cell membrane। टू ऑफ देम आर हाइड्रोफोबिक। अगर आप देख रहे हैं तो ये 5 हैं, वे बी सी डी ई, ठीक है। टू ऑफ देम आर हाइड्रोफोबिक, दो इनमें से क्या है हाइड्रोफोबिक, का मतलब होता है कि जो वाटर रिपेलेंट होते हैं। वो कौन कौन से हैं? बी, ये आपको बी नजर आ रहा है 2 के बाद, और ये 5 के बाद आपको ई नजर आ रहा है। विद इन एस्परजिनिन प्रोलिन एलानिन पैटर्न, इसमें ये एस्परजिनिन प्रोलिन एलानिन पैटर्न जिसे एनपीए मोटिफ भी कहा जाता है, ये दो इनमें पाए जाते हैं। Now the question is that why these aquaporins are essential? What is the requirement of these aquaporins? As the diffusion of water molecule through hydrophobic plasma membrane is a very slow process। हमें पता है कि वाटर मॉलिक्यूल की जो मूवमेंट है, जो हाइड्रोफोबिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, उससे जो मूवमेंट है दैट इज वेरी स्लो, and which is not fast enough to keep our cells alive and to regulate all the essential function of the body। हमें पता है कि वाटर सबसे इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में से एक है। तो अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस वाटर की जो मूवमेंट है, जो रिक्वायर्ड वाटर है, उसकी जो रिक्वायर्ड वाटर की मूवमेंट जो नॉर्मल हाइड्रोफोबिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से स्लो नहीं पूरी होती, तो इसलिए वाटर की वजह से जो फंक्शन है बॉडी के वो स्टॉप हो जाते हैं। इसलिए वाटर की इनफ मौजूदगी पूरी बॉडी के फंक्शन को मेंटेन करने के लिए, रेगुलेट होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देयरफॉर वी नीड अ चैनल दैट कुड अलाउ अ मच फास्टर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर अक्रॉस मेम्ब्रेन। इसलिए हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि कोई ऐसा चैनल हो जो वाटर की इनफ मूवमेंट में हेल्प करे, और वो चैनल कौन सा है? दैट इज एक्वापोरिन। A single human aquaporin one channel facilitates water transport at a rate of roughly 3 billion वाटर मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक्वापोरिन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, कि अगर एक ह्यूमन में जो एक एक्वापोरिन पाया जाता है, वो रफली 3 बिलियन वाटर मॉलिक्यूल 1 सेकेंड के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। Aquaporins are also found in kidney। At least aquaporins isoforms are known to be present in the kidney at distinct site along nephron and collecting duct। ये नेफ्रॉन और collecting duct के वहाँ पे किडनी में ही पाए जाते हैं, जिसमें से एक्वापोरिन जो 1 है is extremely abundant in proximal tubule and descending limb of nephron, where it appears to provide the chief route for water reabsorption। Each renal aquaporin has a specific localization in the nephron, and each has specific properties and regulatory features। How do aquaporin eliminate the passage of protons? Aquaporins allow only passage of water molecules but eliminate the transport of proton। एक्वापोरिन का सिर्फ और सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, बट एलिमिनेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटॉन्स, जो प्रोटॉन की जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको रोकते हैं, उसको स्टॉप करते हैं, उसको एलिमिनेट करते हैं, कम करते हैं। Aquaporins are composed of different amino acids that line the structure of integral protein। because aquaporins are protein molecule, इंटीग्रल प्रोटीन पार्ट, तो इनकी जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट अमाइनो एसिड से मिलकर बनती है,
जो इंटीग्रल प्रोटीन के साथ बाइंड करते हैं। वन ऑफ सच अमाइनो एसिड इज अर्जिनिन। जितने उनकी कंपोजिट, जितने डिफरेंट अमाइनो एसिड इन्वॉल्व होते हैं, उनमें से जो एक अमाइनो एसिड है इसको क्या कहते हैं, अर्जिनिन। दिस अर्जिनिन bears a strong positive charge, thus serving to repel protonated water। तो ये जो आर्जिनिन, इस पे पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। तो जो एक्वापोरेंस में जो आर्जिनिन उसकी कंपोजिशन में, उसकी स्ट्रक्चर में वहाँ पे इन्वॉल्व होता है, वहाँ पे पाया जाता है, तो उस पे स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से जितने भी प्रोटॉन मॉलिक्यूल वहां से ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं हो सकते, बिकॉज पॉजिटिव पॉजिटिव विल रिपेल ईच अदर एंड इट इज very impossible to transport proton across these aquaporins molecule due to presence of positive charge. Several diseases are occur or responsible just because of ineffective function of aquaporins. Congenital characters and nephrogenic diabetes insipidus are related to mutation in aquaporins, brain swelling, strokes, meningitis, multiple sclerosis। तो ये जो डिफरेंट डिजीज हैं जो नेफ्रॉन वगैरह के साथ लिंक करती हैं, अगर एक्वापोरेंस के अंदर किसी किस्म की म्यूटेशन आ जाती है तो उसकी वजह से बहुत सारी डिजीज हो सकती हैं, जिसमें ब्रेन स्वेलिंग हो सकती है, स्ट्रोक हो सकती है, मेनिंजाइटिस हो सकता है। मेनिंजाइटिस का मतलब आपको पता है कि इसको जो गर्दन तोड़ बुखार इसे कहा जाता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो सकती है कि जो ब्रेन और स्पाइनल कोड के अंदर जो डिफेक्ट आ जाता है, जो उसकी फंक्शनिंग में जो प्रॉब्लम आ जाता है, वो इस एक्वापोरेन रिस्पॉन्स की म्यूटेशन की वजह से पॉसिबल हो सकता है। A small number of people are found with a deficiency of aquaporins and they generally seem healthy, but they have a defect in the ability to concentrate solute in urine and to conserve water। तो अगर एक्वापोरेंस की कमी होगी, डिफिशियंसी होगी, तो चांसेस हैं कि वहाँ पे जो यूरिन में जो सोल्यूट की जो कंसंट्रेशन है वो इनफेक्टिव हो जाएगी, और जो वाटर की जो रिटेंशन है किडनी के अंदर, जो वाटर कंजर्वेशन की एबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। एंड द नेक्स्ट इज आयन सेलेक्टिव चैनल्स। Ion channels, the rate and direction of ion movement is governed by the electrochemical gradient। के मेम्ब्रेन के अंदर, सेल के अंदर जितने भी आयन की जो मूवमेंट है, दैट इज governed by electrochemical gradient। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट का मतलब वही है कि जितने आयन्स मौजूद हैं उनकी जो कंसंट्रेशन है उस पे इसकी मूवमेंट डिपेंड करती है। The rate of ion transport to the channel is very high. Transport is always down the gradient। आयन चैनल की, अगर आयन की जितनी भी मूवमेंट है वो अक्रॉस हमेशा डाउन द ग्रेडियंट होती है। There are two types of ion channel. One is called as voltage gated ion channel and the another is called as ligand gated ion channel। First of all, voltage gated ion channel। In voltage gated ion channels are made up of three basic parts। ये जो voltage gated ion channel है इसके स्ट्रक्चर के में तीन बेसिक पार्ट्स पाए जाते हैं। One of them is called as transmembrane pore। This is the transmembrane pore, जिसमें transmembrane pore पाया जाता है। वोल्टेज सेंसर, सेकंड वन इज वोल्टेज सेंसर की वो, क्योंकि वोल्टेज गेटेड आयन चैनल है तो ये वोल्टेज को सेंस करने के लिए वोल्टेज सेंसर पाया जाता है। द थर्ड वन इज कॉल्ड एज सेलेक्टिविटी फिल्टर। दिस इज, यू कैन सी दैट दिस इज सेलेक्टिविटी फिल्टर। These contain different subunit, alpha subunit and other auxiliary subunit। Now, how this voltage gated ion channels work? The mechanism of that voltage gated ion channel is very simple। कि आप इस डायग्राम में अगर आप देखें तो नॉर्मली जो वोल्टेज गेटेड आयन चैनल है वो उसकी तीन डिफरेंट पोजीशन, तीन डिफरेंट फॉर्म में वो पाया जाता है। वन इज कॉल्ड एज ओपन, उसका जो चैनल है वोल्टेज तीन डिफरेंट कंडीशन में फॉर्म्स में पाया जाता है, ओपन, इनएक्टिवेटेड और क्लोज। ठीक है, तो जो वोल्टेज गेटेड आयन चैनल है ये ओपन रह तीन फॉर्म में पाया जाता है, ओपन, इनएक्टिवेटेड और क्लोज्ड। तो अगर हम देखते हैं कि जैसे ही सिग्नल ट्रांसमिट हुए ब्रेन के थ्रू, न्यूरॉन स्टिमुलेट करता है, तो जैसे ही न्यूरॉन स्टिमुलेशन हुई है तो ये जो
वोल्टेज गेटेड आयन चैनल है। वोल्टेज गेटेड आयन चैनल में ये दिस इज द आयन चैनल बेसिकली, जहाँ पे आपको ये पॉजिटिव आयन ट्रांसफर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ से आयन मूव करते हैं। जैसे यहाँ से आयन मूव करते हैं, तो मूव करने के बाद नेक्स्ट स्टेज में आप देखते हैं, तो वो जब आयन ट्रांसफर हो जाते हैं वोल्टेज गेटेड आयन चैनल से, तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही वो ट्रांसफर हो जाते हैं, तो ये जो बाल, ये जो आपको ग्रीन बाल है, ये ग्रीन बाल जो है वो अटैच हो जाती है लोअर पोर्शन के साथ, उसको जो उसकी जो मेन एग्जिट है उसको क्लोज कर देती है। तो चैनल क्या हो जाता है, इनएक्टिवेट हो जाता है। जैसे ही चैनल इनएक्टिवेट हो जाता है, तो उसके बाद जो रेस्टिंग न्यूरॉन है, अगर आप रेस्टिंग न्यूरॉन देखते हैं, तो चैनल क्लोज्ड और गेट क्लोज्ड हो जाते हैं, जैसे हम गेटेड कहते हैं। तो आप यहाँ पे क्लोज फॉर्म में आप देख सकते हैं कि ये जो ऊपर इसका जो अपर रीजन है, दिस इज द अपर रीजन, ये कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। ठीक है। जैसे ही यहाँ देखें तो बहुत वाइड है, और इस कंडीशन में ये जो गेट है, ऊपर अपर रीजन है जो इसका आयन चैनल का, वो कंस्ट्रिक्ट होकर उसकी वाइडनेस खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से और उसमें आयन ट्रांसफर नहीं हो सकते। इस तरह ये साइकिल इसका चलता रहता है। इन voltage gated calcium channel N type presynaptic terminal and involved in neurotransmission, ये न्यूरोट्रांसमिशन में N टाइप कैल्शियम गेटेड चैनल रोल प्ले करते हैं। टी टाइप जो चैनल है, वोल्टेज गेटेड टी टाइप जो चैनल्स हैं, दीज प्ले रोल इन न्यूरॉन्स एंड बोन्स, जो ऑस्टियोसाइड जो बोन सिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं। कंट्रोल एंड आल्सो कंट्रोल द पेस मेकिंग एक्टिविटी ऑफ द एस ए नोड, जो नेचुरल जिसे पेस मेकर कहते हैं, जो एस ए नोड जो हर्ट की है उसकी पेस मेकिंग में रोल प्ले करता है ये टी टाइप वोल्टेज गेटेड चैनल। आर टाइप जो वोल्टेज गेटेड चैनल है, दीज प्ले रोल इन न्यूरॉन्स, जो न्यूरॉन्स में डेंड्राइट्स में जो कंट्रोल ऑफ फायरिंग पैटर्न, जो इंफॉर्मेशन जो फायर होती है उसमें ये अपना रोल प्ले करते हैं। एंड पी एंड क्यू टाइप चैनल्स प्ले देयर इंपॉर्टेंट रोल इन Purkinje neurons in the cerebellum of brain. Voltage gated potassium channel. Voltage gated potassium channels are one of the key components in the generation and propagation of electrical impulses in nervous system. कि नर्वस सिस्टम में जो सिग्नल ट्रांसडक्शन में जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की जो ट्रांसफर होती है, उसमें वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल अपना रोल प्ले करता है। Upon changes in transmembrane potential, these channels open and allow passive flow of potassium ion from the cell to restore the membrane potential. Voltage gated chloride channel. These channels are present in every type of neuron where they control excitability, restore the resting membrane potential and help regulate cell volume। कि ये जो क्लोराइड चैनल है, ये न्यूरॉन के अंदर जैसे ही न्यूरॉन एक्साइटेशन होती है, जैसे आप अपना सिग्नल ट्रांसडक्शन में रोल प्ले करता है, एक्साइट होता है, उसके बाद एक्साइटेशन के बाद जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मतलब ये है कि जब मेम्ब्रेन जो उसकी जो आयंस की जो अमाउंट है वो रेस्टिंग में इक्वल आ जाती है, एंड हेल्प रेगुलेट सेल वॉल्यूम। एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड एज ligand gated ion channel. These are transmembrane protein which open to allow ions such as sodium, potassium, calcium or chlorine to pass through the membrane in response to the binding of chemical messenger, that is a ligand. तो बेसिकली जो लाइगेंड गेटेड आयन चैनल वो ये बेसिकली वो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन क्या करती हैं, ये अलाउ करती हैं जितने कुछ आयंस को ट्रांसफर करने में आयन करती हैं, और ये आयन को ट्रांसफर करने में कैसे रोल प्ले करती हैं कि जैसे ही केमिकल मैसेंजर जो लाइगेंड होगा वो आके अटैच करता है, तो वो उस लाइगेंड के अटैच होने की वजह से जितने भी आयन चैनल्स हैं वो ओपन या क्लोज हो जाते हैं करस्पॉन्डिंगली। अगर आप ये स्ट्रक्चर देखते हैं लाइगेंड गेटिंग आयन चैनल का, तो बेसिकली इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन पाई जाती हैं और ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन इसमें पाई जाती हैं। तो इस एग्जांपल अगर पाई जाती है, तो अगर आप देखते हैं इसमें टॉप में, तो यहाँ पे ये आपको ये जो अल्फा अल्फा जो डोमेन है, यहाँ पे एसिटाइल कोलिन बाइंडिंग साइट, ठीक है, जो लाइगेंड है एसिटाइल कोलिन, वो यहाँ वहाँ की उसकी बाइंडिंग साइट यहाँ पे उसमें पाई जाती,
पाई जाती है। जैसे ही एसिटाइल कोलिन यहाँ पे एड अटैच होगा तो ये जो चैनल है अपना प्रॉपर फंक्शन करेगा। नीचे अगर आप इसमें नीचे वाले डायग्राम में आप देखते हैं तो ये बेसिकली लिगैंड गेटेड आयन चैनल ये पाया जाता है, जिसमें अगर आप देखें तो ये चैनल की एंट्रेंस है। ये आपको नजर आ रहा है कि ये सोडियम सोडियम है, दीज आर द सोडियम मॉलिक्यूल्स एंड दीज आर पोटेशियम आयंस। ठीक है, ये सोडियम आयंस हैं और ये पोटेशियम आयंस हैं। तो जैसे ही फर्स्ट आप देख रहे हैं इसमें ये चैनल क्लोज्ड है। ये जो एसिटाइल कोलिन बाइंडिंग साइट है, जो एसिटाइल बाउंड टू जो रिसेप्टर साइट है, इसमें लिगैंड अटैच नहीं है तो चैनल क्लोज्ड है। फिर सेकंड फॉर्म अगर आप देखते हैं कि जैसे ही रिसेप्टर के साथ लिगैंड एसिटाइल कोलिन बाउंड हो जाता है तो चैनल ओपन हो जाता है, वहां से सोडियम और पोटेशियम आयन मूव कर सकते हैं। So this is all about the lecture 4.